हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो अभी जैसे सबको पता है कि दिस इज अ वेरी हाई टाइम एंड 7 दिन बाद, ठीक 7 दिन बाद हमारे पास में नीट का एग्जाम होगा। तो वी आर स्टार्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर जूलॉजी और वी विल बी डूइंग एंटायर बायोलॉजी इन दिस सीक्वेंस। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन इवोल्यूशन से। ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। डायरेक्टली इस चैप्टर से मिलेंगे या फिर रिलेटेड होकर किसी और चैप्टर से मिलेंगे, लाइक आपको जेनेटिक्स से रिलेट करके मिल जाएंगे, एनिमल किंगडम से रिलेट करके मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर का वेटेज आपके सिलेबस में रहता ही रहता है। तो वी आर कंसीडरिंग लास्ट 5-6 ईयर क्वेश्चंस। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 17 से स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी 17 के बाद में नीट के पेपर हुए थे, किसी साल में 2 पेपर भी हुए थे, तो 21 तक के क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मींस हमने क्वेश्चन लिया है नीट 2017 से। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, मतलब आप एक ऐसी काउ को सेलेक्ट करना चाह रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ हाई मिल्क यील्डिंग काउ हो। मतलब आप पूरे ग्रुप में से एक ऐसी काउ को सेलेक्ट करोगे जिससे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। एक बार ऑप्शन देखते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज इट इज स्टेबलाइज द कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन। हो सकता है कि हम ये चाह रहे हो कि हम दोनों एंड को हटा दें, सिलेक्शन स्टेबलाइज बीच में कर ले। और आगे देखते हैं एक बार। डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। देखो इनका मतलब क्या है, हम पहले मतलब समझते हैं। अगर हम यहां पे इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये आपके पास में ग्राफ आ जाता है। ये आपका एक जनरल ग्राफ है, ये आपका एक रूटीन ग्राफ है। अगर हम इसके सिलेक्शन वाले ग्राफ की बात करते हैं, एनसीईआरटी में 3 तरह के ग्राफ गिवन एज वेल एज आपको पढ़ाया भी जाता है। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर ये ग्राफ का बेस नैरो हो जाता है और पीक हाइटन हो जाती है इस तरीके से, तो इस तरह के सिलेक्शन को बोला जाता है यह है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और अगर ये वाला ग्राफ इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, बेस का साइज लगभग वही रहता है बट ये ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये वाला सिलेक्शन कहलाता है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। एंड तीसरा हम बात करते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन का मतलब यह है कि जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है वो सिंगल की जगह 2 स्मॉलर पीक में डिवाइड हो जाता है और जो एक्चुअल पीक है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो इस तरीके से एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फॉलोड बाय डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो इस क्वेश्चन में एक क्लियर कट सा आपके पास में आंसर है कि हमें ऐसी काउ चाहिए जिसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो, ना हम कम वाला चाहते हैं। और ऑब्वियसली यहां पे ऐसा नहीं है। इस सिलेक्शन की आप बात करते हैं, ना आपको लोअर रेंज चाहिए ना आपको हायर रेंज चाहिए, तो आपको एक मीन वैल्यू चाहिए। ना आप कम चाहते हो ना आप ज्यादा चाहते हो। बट इस केस में हम क्या चाहते हैं? हायर मिल्क, यानी जितना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो हम चाहते हैं कि ये ग्राफ हायर साइड जाए, हमारा जो सिलेक्शन है वो ऐसी काउस की तरफ जाए जो सिर्फ हाई मिल्क प्रोड्यूस करती है, हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं हायर साइड शिफ्ट होना। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हम क्या बोल सकते हैं? हमें एक ऐसा सिलेक्शन करना है जो हायर साइड में काउस के सिलेक्शन को शिफ्ट करे। तो द आंसर वाज फॉर दिस क्वेश्चन आंसर नंबर 2, बिकॉज आपको पुश करना है काउ को हाई मिल्क प्रोडक्शन वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द टॉपिक हॉर्स, और हॉर्स एग्जामिनर का ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर पे फेवरेट टॉपिक रहता ही रहता है। क्यों रहता है इसकी बात अभी करेंगे, पर पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको कुछ टैक्सोनॉमिक नेम्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि हॉर्स की टैक्सोनॉमी में ऑर्डर इनमें से कौन सा है। तो अगर हम 1 बाय 1 देखते हैं, पहला है इक्विडी। इक्विडी है हॉर्स की फैमिली। अगर हम बात करते हैं पैरिसोडक्टाइला, पैरिसोडक्टाइला इज एक्चुअल ऑर्डर फॉर हॉर्स एंड इसके बाद जो है कैबुलस एंड फेरस, दीज आर स्पीसीज ऑफ हॉर्स। तो ये इस क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 पैरिसोडक्टाइला। बट हॉर्स इतना फेवरेट टॉपिक क्यों है? क्यों टॉपिक आपको लास्ट टाइम पे हॉर्स के बारे में देखना है? बिकॉज जो कंप्लीट फाइलोजेनी अवेलेबल है, यानी हर वैरायटी आपके पास हॉर्स की इवोल्यूशन से, ओरिजिन से लेके इवोल्यूशन तक, मॉडर्न हॉर्स तक के हमारे पास सारे फॉसिल अवेलेबल है। इसे बोलते हैं कि कंप्लीट फाइलोजेनी अवेलेबल है। तो हॉर्स एक कंप्लीट फाइलोजेनी शो करता है और इसलिए हॉर्स हमेशा कंसीडरेशन में एग्जामिनर के रहता ही रहता है। तो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम टॉपिक हॉर्स और आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन अगेन आपके नीट 2018 में था और इस क्वेश्चन में आपको इवोल्यूशनरी स्टडीज के बारे में बताना था। आपको दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब आपको सारे एग्जांपल दिए हुए हैं डायवर्जेंट इवोल्यूशन के और आपको इनमें से इनकरेक्ट चूज करना है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लैंग्वेज दी हुई है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से आप ऐसा एग्जांपल बताओ जो डायवर्जेंट का नहीं है। और जल्दीबाजी में हम क्या देखते हैं, हम डायवर्जेंट इवोल्यूशन देखते हैं और हम आंसर टिक कर
देते हैं, ठीक है, 4 limbs ऑफ मैन एंड बैट एंड चीता, स्टैंडर्ड आपके पास एग्जांपल है और हम इसी को टिक कर देते हैं। बट ध्यान से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें इनकरेक्ट चूज करना है। तो इनकरेक्ट मतलब जो डायवर्जेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, कुछ और टाइप का हो सकता है। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। 4 limbs ऑफ मैन, बैट एंड चीता, डेफिनेटली इट इज एग्जांपल ऑफ डायवर्जेंट इवोल्यूशन। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखते हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, तीनों ही केस में हम देखेंगे कि तीनों के फाइलम अलग अलग है। बैट एंड मैमल एंड ऑक्टोपस दे कम फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन, बट तीनों का जो आई है उसका फंक्शन है विजन, वो विजन के लिए सेंसरी है। मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और अगर कन्वर्जेंट का एग्जांपल है तो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी एग्जांपल ऑफ डायवर्जेंट। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैमल है और मैमल है, सबका ब्रेन सेम काम करता है, सेम फंक्शन वो एग्जीक्यूट करता है। हार्ट ऑफ बैट, मैमल, मैन एंड चीता, ये सब मैमल की कैटेगरी में आते हैं, बट एक यही है जो मैमल नहीं है, और ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर गया था वो गया था आपका ऑप्शन नंबर 2। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4 एंड अगेन ये नीट 18 का क्वेश्चन है, और फिर से ये वैसा ही क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी के बारे में बताना है। दैट मींस आपको अगेन कन्वर्जेंट एंड डायवर्जेंट स्टडीज के बारे में बात करनी है। आपसे पूछा गया है सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 limb ऑफ मेनी वर्टिब्रेट। मेनी वर्टिब्रेट में आप फिर से वो 3 एग्जांपल ले सकते हो। आप चीता का ले सकते हो, आप क्या मैन का ले सकते हो, और आप बैट का ले सकते हो। मतलब इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है अलग अलग वर्टिब्रेट में, पर उनका काम तो अलग अलग होता है। हर किसी में बोन का फंक्शन अलग अलग होता है, और बोन का शेप अलग अलग होता है। बोन का शेप अलग होता है तो उसके अलग फंक्शन को भी डिफाइन करता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है। सेम ऑस्टियोब्लास्ट सब सारी बोन बनाती है, सेम इनऑर्गेनिक सॉल्ट उसमें डिपॉजिट होते हैं। मतलब आपका उनका ओरिजिन सबका सेम है, फंक्शन में और मे नॉट बी डिफरेंट, इट इज पॉसिबल। पर ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन्स का। इवोल्यूशन की बात करते तो अगेन एग्जांपल हो सकता था डायवर्जेंट इवोल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है कि ऑल बोन स्ट्रक्चर इन द मैमल आर द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, या फिर आप बोल सकते हो अगेन पॉसिबल क्वेश्चन है कि नया बन सकता है विद डिफरेंट ऑप्शन, तो आंसर जाएगा डायवर्जेंट इवोल्यूशन। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इवोल्यूशनरी थ्योरी, और हम बात कर रहे हैं ह्यूगो डे व्रीज के बारे में कि उन्होंने क्या बताया था कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है। और अगेन ये नीट 18 का क्वेश्चन है। दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एग्जाम। एक ही पेपर में तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ह्यूगो डे व्रीज के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो क्या है? तो जैसा हम जानते हैं कि आज जिस टर्म को हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, ह्यूगो डे व्रीज ने एक्चुअली उसी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि कुछ चेंज सडन होते हैं, रैंडम होते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो या तो आप बोलोगे इन एनी डायरेक्शन, या फिर आप बोलोगे डायरेक्शन लेस, मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं। बट उसको उन्होंने नाम दिया था, म्यूटेशन नहीं नाम दिया था, उन्होंने उसको नाम दिया था सॉल्टेशन। ठीक है, जो स्पोर्ट्स ऑफ नेचर थे ह्यूगो डे व्रीज के अकॉर्डिंग वही सॉल्टेशन थे। तो सॉल्टेशन क्या थे? एक ऐसे सडन, रैंडम और डायरेक्शन लेस चेंजेस जो इवोल्यूशन के लिए लीड करते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज सॉल्टेशन, ऑप्शन नंबर 4। तो जैसा अभी हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, सेम ह्यूगो डे व्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और 18 में क्वेश्चन आया था कि उसको उन्होंने क्या बोला था, एंड 19 में देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया विद अ डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट लैंग्वेज। इन्होंने बोला कि म्यूटेशन यानी ह्यूगो डे व्रीज के जो सॉल्टेशन थे वो किस तरीके के होते हैं। तो अभी जस्ट हमने बात की थी कि दे आर रैंडम एंड दे आर डायरेक्शन लेस। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन था 18 का विद डिफरेंट ऑप्शन एंड डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हमें आइडिया लगना चाहिए कि हम क्या क्या टॉपिक पे वेटेज हमें ज्यादा देना लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए। तो दिस इज द हॉट टॉपिक। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल टॉपिक, एंड अगेन नीट का क्वेश्चन है। उसमें 2 बार नीट हुआ था, तो नीट 1 में एक पहले वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि एक जीन है जिसके 2 एलील है, एक ए एंड ए, डेफिनेटली दूसरा एलील होगा, कैपिटल ए डोमिनेंट एलील है, स्मॉल ए इसका रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है कि जो ए की फ्रीक्वेंसी है वो 0.4 है। देन आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये आपको एक सिंगल एलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ए की फ्रीक्वेंसी। एंड आपको पता है कि किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है वो 1 हो सकता है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 है तो रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली 0.6 होगी, 1 - 0.4। पर क्वेश्चन में आपको ये नहीं निकालना है, क्वेश्चन में आपको निकालना है इनसे बनने वाले जाइगोट जिसमें एलील पेयर में आएंगे कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो हम देखते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग p² 2pq एंड
क्यू स्क्वायर। ये जो आपका इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन में ये बताता है डोमिनेंट यानी होमोजाइगस डोमिनेंट को, ये बताता है होमोजाइगस रिसेसिव को, एंड ये टोटल नंबर बताता है हेटेरोजाइगस को। तो अगर आपको डोमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहां बात करते हैं ए स्क्वायर टू ए इंटू ए एंड स्मॉल ए स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आप देखते हो 0.4 का स्क्वायर 0.16, पॉइंट स्मॉल ए का स्क्वायर 0.36 एंड इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.48। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 4। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं और मोर ओवर एक क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है हर साल, तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या था और हमें कैलकुलेट क्या करना है। Here this is a question again from the selection graph or the selection criteria, again 19 का क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है एक स्पीसीज में, हम चलो अज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन स्पीसीज में जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी जो रेंज आपको दी हुई है, टोटल रेंज वो दी हुई है 2 से 5 kg, यानी इस रेंज में वो होते हैं। एंड 97% ऑफ न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, यानी जिनका वेट इसके बीच में रहता है वो सर्वाइव करते हैं, और इसके अलावा जिनका वेट इस रेंज में यानी लोअर रेंज में है 2 से 2.5 है, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और हायर रेंज में ये भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उनका पूछना ये था कि इस समय किस तरह का सिलेक्शन नेचर कर रही है। तो यहां आप देखेंगे, अगेन हम फिर से ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। हम बोलते हैं कि ये लोएस्ट रेंज है और ये हाईएस्ट रेंज है। अब इनके जो क्राइटेरिया थे 2.5 वी मेंशन 2.5 हियर, वी मेंशन 4.5 हियर, और इसके बीच में जो ग्रीन कलर की रेट जो जोन है वो ये वाला रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं। तो अगर अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यू विल डेफिनेटली ग्राफ लाइक दिस। ये ग्राफ हम क्यों बना पा रहे हैं, इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम है, इनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो सिर्फ मिड वाले काफी नैरो रेंज है, आपके पास 2 to 5 kg की एक ब्रॉड रेंज थी जिनमें से सर्वाइव करने वाली रेंज सिर्फ ये वाली है। तो इसकी पीक तो हो जाएगी हाई 10 क्योंकि इस रेंज के ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, एंड बेस हो जाएगा नैरो। अगेन दिस ग्राफ इज फॉर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो आंसर इस चीज के लिए क्या होगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की दोनों एक्सट्रीम एलिमिनेट हो गई है, बेस नैरो होके पीक हाइटन हो गई है। तो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन, एंड आपके पास पूरी फाइलोजेनी तो अवेलेबल है नहीं ह्यूमन की, एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में ह्यूमन इवोल्यूशन नहीं भी दिया हुआ है। बट जब नीट में क्वेश्चंस आते हैं तो वो कुछ ऑप्शन ऐसे देते हैं जो एनसीईआरटी में उन्होंने डेटा मेंशन किया हुआ है। अगर सारे नहीं भी होंगे तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, और इस क्वेश्चन को हमें स्मार्टली सॉल्व करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जो होमो हैबिलिस ह्यूमन की स्पीसीज है, इस पे वो क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, और ये लास्ट 5 ईयर्स में कई बार ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपको रिपीटेड मिलेगा। तो यहां हमें बताना है कि जो ह्यूमन की जितनी भी स्पीसीज है उनकी क्रेनियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या ब्रेन साइज के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो होमो हैबिलिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 800 क्यूबिक सेंटीमीटर या बिलो 1000। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं, आपके पास में दो है बिलो 1000 वाले, एक 900 है एक 800 है, बट यहां पे आपको ये डेटा फैक्चुअल है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी इज इन बिटवीन 650 to 800 सीसी। इसके बाद बात कर देते हैं निएंडरथैलिस पे। तो निएंडरथैलिस की क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि आंसर जाएगा 1400। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं होमो इरेक्टस, एंड होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी लगभग इसके बराबर होती है, बस थोड़ी सी इससे ज्यादा है। ये सारे फैक्चुअल डेटा है, पर हम इसको सीक्वेंस के तरीके से देख रहे हैं कि हमें आगे के लिए भी याद रहे। तो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज 900 सीसी, और होमो सेपियन यानी कि जो हमारी स्पीसीज है इसकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है 1350 यानी 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो ऑप्शन जाएगा 4312। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर 4, 3412। दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द इवोल्यूशनरी स्टडीज। तो हम यहां देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल, जैसे आपने देखा था मार्सुपियल रैट, एंड प्लेसेंटल मैमल में भी आपके पास माउस रैट का एग्जांपल दिया हुआ है। अब वहां पर आपके पास में कई सारे और दूसरे एनिमल्स है, लाइक एंट ईटर का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल किसको बिलोंग करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स डिफरेंट ओरिजिन से आते हैं, प्लेसेंटल मैमल आर मैमल वो डिफरेंट ओरिजिन से आते हैं, बट इनमें कुछ एनिमल एक कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि दो डिफरेंट ओरिजिन थे बट दोनों ओरिजिन से एक एडेप्टिव रेडिएशन आती है, एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में वो कोइंसाइड करती है और वो सिमिलैरिटी शो करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इनका जो क्लासिकल एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, ये एग्जांपल रिलेट करता है सेम फिनोमिना को। तो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज इन्वेट्स अ न्यू एरिया, मतलब कहीं नई एरिया में एक पॉपुलेशन आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू द अडेप्टिव रेडिएशन। एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया था जहां पे वो पॉपुलेशन पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, समहाउ वो वहां पे माइग्रेट करती है, आपने लाके छोड़ दिया, मतलब एंथ्रोपोजेनिक माइग्रेशन है या नेचुरल किसी और तरीके से वो वहां पर आ गई है। बट एक बार आने के बाद में जैसे हम मानते हैं कि ये वो ज्योग्राफिकल एरिया है, तो ये सेंटर में अगर वो पॉपुलेशन आ जाती है तो वो अब एडेप्टिव रेडिएशन कैसे शो करेगी, मतलब एक कोर में से किस तरीके से अलग अलग वैरायटीज स्पीसीज में से बन सकती हैं, क्या लीडिंग फैक्टर हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैबिटेट हो सकते हैं, पर अगर उन हैबिटेट में फूड सप्लाई नहीं है, मतलब बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, तो कोई भी स्पीसीज वहां जाके माइग्रेट नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन तो किसी भी तरीके से करेक्ट हो नहीं सकता, कंसिडरेशन में नहीं आ सकता। आगे देखते हैं, एरिया विद अ सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, तो अब देखते हैं कि एक यहां पे हैबिटेट है, यहां पे एक ही टाइप के हैबिटेट है, उन्होंने कुछ और मेंशन नहीं किया है कि फूड सप्लाई यहां पे है या नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम कंसीडर करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। आगे देखते हैं, एरिया विद मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, ठीक है, मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट की बात करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट हो सकता है, यहाँ माउंटेन हो, यहाँ पे वाटर हो, यहाँ पे कुछ डेजर्ट टाइप का हो, किसी भी तरह का हो सकता है, वैकेंट टाइप हो सकता है, पर वैकेंट है, सारे अलग अलग टाइप के। एरिया विद मेनी हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हैबिटेट अगर वैकेंट ही नहीं है, वहां पे ऑलरेडी स्पीसीज है, तो नई स्पीसीज वहां पे माइग्रेट नहीं करेगी या सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अब जो आपके पास कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन आपके पास बचा इन दो टॉपिक में कि एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट या एरिया विद मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, और हम बात कर रहे हैं एडेप्टिव रेडिएशन की। एंड एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, एक कॉमन सोर्स से मल्टीपल डायरेक्शन में एडेप्टेशन की वजह से नई नई स्पीसीज के बनने की डायरेक्शन को शो करने वाली रेडिएशन होती है एडेप्टिव रेडिएशन। तो डेफिनेटली अगर सिंगल टाइप का होगा तो एडेप्टिव रेडिएशन को शो नहीं करेगा। स्पीसीज तो बन सकती है, पर एडेप्टिव रेडिएशन बनने के लिए जो बेटर चॉइस आपके पास अवेलेबल ऑप्शन में ये है, एरिया विद मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, सो दैट यू कैन गेट दिस 360 डिग्री रेडिएशन फोटो। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। This question again comes from the human evolution part, NEET part 2 2019 का ही क्वेश्चन है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में आपको फैक्ट कुछ पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 ईयर बैक, ये बहुत ही हॉट ऑप्शन है, ये कई बार आता रहता है, और एक्चुअली ये ऑप्शन गलत क्यों, हमें लगता है बहुत सही है, बट ये डेटा फैक्चुअल है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहली एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आई थी वो आई थी लगभग 10,000 ईयर्स पहले, तो इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब बात करते हैं ड्रायोपिथेकस एंड ड्रामापिथेकस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर अगो एंड वॉक्ड लाइक मैन। अगर आपको ये डेटा ध्यान नहीं भी रहा, बट उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि दे वॉक्ड लाइक मैन, यहीं पे ये ऑप्शन गलत हो गया कि वो मैन के जैसे नहीं चलते थे, दे वर नॉट इरेक्ट। आगे देखते हैं, होमो हेबिलिस प्रोबेबली एट मीट, गलत है, वो थे वेजिटेरियन, दे ईट फ्रूट। और निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक, दिस इज डेफिनेटली ट्रुथ, और यही आपका एक फैक्चुअल आंसर है जो सही है। बट अगर हमें ये नहीं भी ध्यान है तो दो ऑप्शन तो हम इसलिए एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन अगर ये रिपीट नहीं होते, पर ये ऑप्शन आपको किसी भी क्वेश्चन में फिर से मिल सकता है, तो ये बहुत हॉट डेटा है, ये वॉक लाइक मैन की वजह से गलत हो जाता है, एंड अगेन दीज आर फैक्चुअल। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 4। दिस क्वेश्चन अगेन केम इनटू नीट पार्ट 1, और ये भी आपके डिपेंड करता है, ये एक एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको मतलब पता होना चाहिए चीजों का, और मतलब किसका पता होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर आपको इस टर्म का मतलब नहीं पता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है मैन मेड एक्शन, ऐसे एक्शन जो हम खुद से करते हैं और उसका नेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग इज अ मैन मेड, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का रिजल्ट है। तो इसी तरीके से यहां पर आपको ऑप्शन देख के बताना है कि ABCD में से कौन कौन से ऐसे हैं जो मैन मेड एक्शन का रिजल्ट है। पहला था डार्विन्स फिंचेस ऑफ अ गैलापागोस आइलैंड, डेफिनेटली ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, इसमें मैन मेड इन्फ्लुएंस कोई नहीं था, तो ये ऑप्शन तो एंथ्रोपोजेनिक नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, तो हर्बिसाइड यानी कि आप केमिकल से यूज करके वीड को एलिमिनेट करते हो तो इवेंचुअली वीड उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। अगर आप उसका ओवर यूज करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनमें कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अब पहले वाले हर्बिसाइड से
एलिमिनेट नहीं होते। तो ये अगर हमारा यूज किया हुआ हर्बिसाइड है जिसके लिए ओवर एक्सपोजर की वजह से वीड रेजिस्टेंट हो रही है, तो ये डेफिनेटली एंथ्रोपोजेनिक है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, सिमिलर ऑप्शन है कि बैक्टीरियाज जो है वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। हम देखते भी हैं कई सारे एंटीबायोटिक अब काम नहीं करती हैं, दिस इज द रीजन। एंड मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक गूस, और कई सारी डॉग की ब्रीड्स होती हैं, कई सारी कैटल्स की ब्रीड होती हैं, वो सारी मैन मेड है, लिखा हुआ है क्रिएटेड, मैन क्रिएटेड ब्रीड। तो ऑप्शन फॉर द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वाज बी, सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 2। दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन था ओपेरन हॉल्डेन की थ्योरी का, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी का। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लिया था। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन लिया था। तो उन्होंने लिया था मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, वाटर वेपर एंड हायर टेम्परेचर लाइक 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है। तो आप यहां पे ऑप्शन में देखेंगे तो हो सकता है पहले ऑप्शन को देख के टिक कर दें। दिख रहा है कि मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनियन, वाटर वेपर और 800 डिग्री सेल्सियस। और कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत किया था। रीजन, ये अमोनियम का फॉर्मूला है और ये मिथाइल का फॉर्मूला है, इनकी वैलेंसीज ही गलत है। इतनी छोटी सी उन्होंने एरर दी थी। तो फ्लो में आके गलती नहीं करनी है, हमें ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें हम आ जाते हैं टेम्परेचर गलत है, इसमें आ जाते हैं टेम्परेचर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड वाटर वेपर जो मीडियम था, और 800 डिग्री सेल्सियस डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर था ये वाला। एक और चीज हमें इसमें याद रखनी चाहिए, या हम यहीं पे सीख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसका एक पर्टिकुलर रेशो था इन तीन गैसेस का। रेशो क्या था? मीथेन वाज 2 पार्ट, हाइड्रोजन वाज ऑफ 2 पार्ट एंड अमोनिया वाज 1 पार्ट। तो इसको इसी तरीके से हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम कंफ्यूज होते हैं इस रेशो में, तो बहुत इजी ट्रिक है। यहां पे इवन नंबर है, यहां पे इवन नंबर है, तो इनसे रिलेटेड जो रेशो होगा वो होगा 2, एंड यहां पे ऑड नंबर है तो इससे रिलेटेड रेशो होगा 1। तो अब अगर ये अमोनिया बीच में डाल देते, ये रेशो हो जाता 2-1-2। अभी इस सीक्वेंस में रेशो है 2-2-1। पर ध्यान रखने वाली बात यह कि हमें केमिकल फॉर्मूला भी ध्यान से पढ़ना था और हमें टेम्परेचर भी साइमल्टेनियसली ध्यान देना था। तो ऑप्शन वाज वेरी इजी, ऑप्शन नंबर 4। तो दिस क्वेश्चन अगेन केम फ्रॉम द इवोल्यूशनरी स्टडीज, कंपैरेटिव स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ, दोनों में ही फ्लिपर मिलते हैं, दोनों के ही फ्लिपर स्विमिंग में काम करते हैं। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डॉल्फिन इज अ मैमल एंड जो पेंगुइन है वो एक बर्ड है। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकता है, पर इट इज अ बर्ड। तो इन दोनों का जो फ्लिपर है, यानी दोनों का अलग अलग फाइलम है, दोनों अलग अलग ओरिजिन से आते हैं, एक सेम फंक्शन शेयर करते हैं, फ्लिपर्स की हेल्प से दोनों स्विमिंग करते हैं। तो किसका एग्जांपल है? क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पहला ही ऑप्शन था, डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईयर आप ध्यान रखना, नीट पार्ट 1 2020, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड। मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमने देखा था कि एम्ब्रियो में कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये सेम काइंड ऑफ इवोल्यूशन से या सेम इनका ओरिजिन था। तो इसे डिसअप्रूव किसने किया? इसे डिसअप्रूव किया था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। इन्होंने इसे डिसअप्रूव किया था। और अभी हम साइमल्टेनियसली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर हम यहां देखेंगे तो यहां पे था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय एंड फोकस ऑन द ईयर। आप अगर ईयर पे फोकस करेंगे तो वहां आप देखिए नीट पार्ट 2 2020, यानी पार्ट 1 में इन्होंने ये पूछा था कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस किसने डिसअप्रूव किए थे, पार्ट 2 में इन्होंने पूछा कि ये किसने प्रपोज किया था। तो डिसअप्रूव करने वाले थे ये कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, जो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था। और इस क्वेश्चन में अगर हम प्रपोज करने वाले की बात करते हैं तो वो थे अर्न्स्ट हैकेल। बट कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में क्यों होता है? इन्होंने सेम काइंड ऑफ ऑप्शन या सेम सिचुएशन एक साल में 2 बार पूछी, और कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम ये नाम ध्यान रख लेते हैं, अर्न्स्ट, ये दोनों में कॉमन है। तो ये ध्यान रखना, हेकल ने इसे प्रपोज किया था एंड वॉन बेयर ने इसे रिजेक्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैकेल, और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था वॉन बेयर। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। एंड क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट। आपसे ये नहीं पूछा अर्थ कब अपीयर हुई थी, डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस ये पूछा कि अर्थ के इवोल्यूशन के बाद में या अर्थ के ओरिजिन के बाद में कितने साल बाद वहां पे लाइफ अपीयर हुई है। हमेशा मैंने आपको क्लास में बताया है, या इन जनरल आपने कई बार ये चीज ढंग से पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी अर्थ अपीयर हुई थी, लाइक अर्थ स्टेबल हो गई अगर एक्स टाइम पे, तो अप्रोक्सीमेटली इसके 500 मिलियन टू 1 बिलियन, ये एक रेंज है।
इतने टाइम के बाद में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। जैसे ओलंपियाड्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अर्थ आई है 3 बिलियन ईयर अगो, फैक्चुअल डेटा कुछ और है, पर अर्थ आई है 3 बिलियन ईयर अगो, तो लाइफ कितने टाइम बाद आई होगी, तो आपको उसमें से ये पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, कितने अर्थ के ओरिजिन के कितने टाइम बाद इस धरती पे लाइफ आई थी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आफ्टर 50 मिलियन ईयर्स। ऑप्शन बहुत क्लोज है, फिर 500 इन्होंने 500 बिलियन दे दिया, 500 मिलियन दे दिया, 50 बिलियन दे दिया, 50 मिलियन दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 500 मिलियन ईयर आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज द फिनोमिनन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अब ध्यान रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट इज कॉल्ड। अदर हैबिटेट्स में जाना है। हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैकेंट हैबिटेट वाला कि एक स्पीसीज इन्वेड करती है और मल्टीपल एडेप्टिव रेडिएशन शो करती है। ये उसी का डिफरेंट वर्जन है, या उसी के ऑप्शन से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है कि एक एरिया से स्टार्ट होती है एंड मल्टीपल डायरेक्शन में चली जाती है अलग अलग हैबिटेट में। तो किसका एग्जांपल हो सकता है? एडेप्टिव रेडिएशन का। बहुत ही क्लासी ऑप्शन है। ये सेम क्वेश्चन है ह्यूमन इवोल्यूशन से, अभी हमने सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये हॉट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। अगेन इट वाज रिपीटेड। A hominid fossil discovered in Java in 1891, now extinct, having a cranial capacity of about 900 cubic centimeter. किसका था? क्लासिकल एग्जांपल मैंने अभी बताया था, होमो इरेक्टस का। अगर इससे पहले होता हम हैबिलिस की बात करते तो वो किसका था? वहां पर एग्जांपल आपके पास आता 800 के अराउंड रेंज का। निएंडरथैलिस की हम बात करते तो 1400 अराउंड रेंज का। होमो सेपियन की बात करेंगे 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी? होमो इरेक्टस स्पीसीज की। क्वेश्चन नंबर 21 इज द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। ये बात आपको पता है कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी करंट स्पीसीज है वो अपने जस्ट पहली वाली जनरेशन से ज्यादा सिमिलरिटी शो करती है इंस्टेड ऑफ बीइंग सिमिलर विद द एंसेस्टर स्पीसीज। इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो ये किसका एग्जांपल है, किसका पैटर्न है? ये पैटर्न है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक दूसरा पैटर्न और होता है, दिस वाज बॉटलनेक इफेक्ट। तो दोनों में अगर क्वेश्चन में आता तो ऑप्शन सेम रहता। तो ये और बॉटलनेक यानी फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक दोनों ही एग्जांपल है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। रिकॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये तो फाइनल कंक्लूजन है, ये हैपनिंग्स हैं कि जो होती हैं। ये एक पैटर्न है जीन में वेरिएशन आने का, और इसके दो टाइप होते हैं, वन इज फाउंडर इफेक्ट एंड सेकंड इज बॉटलनेक इफेक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को कह सकते हो कि ये कंप्लीट रिवीजन पैकेज जैसा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है मैथ्स द कॉलम का, और आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिए। इस क्वेश्चन है लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सारे टाइप की इवोल्यूशन या पैटर्न यहां पे दे दिए और उसमें आपको सिमिलरिटीज ढूंढनी है। तो एडेप्टिव रेडिएशन हमें पता है क्लासिकल एग्जांपल है डार्विन फिंचेस का। तो एडेप्टिव रेडिएशन गोज विद द डार्विन फिंचेस। आगे देखते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब ओरिजिन का डिफरेंट है, फंक्शन सेम होना चाहिए। ऑप्शन हम देखते हैं तो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज डेफिनेटली नहीं होगा। यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये है इंसेक्ट, ये है एव्स। अलग अलग फाइलम से आते पर दोनों में ही विंग्स फ्लाइंग का काम करते हैं। तो कन्वर्जन का एग्जांपल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। डायवर्जेंट इवोल्यूशन में मतलब आपके पास में ओरिजिन सेम है, यस, जैसे सारे मैमल है, फंक्शन अलग अलग एग्जिबिट करते हैं, उनका नाम देखते हैं। तो डायवर्जेंट इवोल्यूशन लाइक बोन्स ऑफ 4 लिम्ब इन मैन एंड व्हेल। मैन के जो 4 लिम्ब्स है ग्रिपिंग के काम आते हैं, व्हेल के जो 4 लिम्ब्स है वो स्विमिंग के काम आते हैं। तो डायवर्जेंट का एग्जांपल हो गया ये। एंड एंथ्रोपोजेनिक, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, मैन मेड एक्शन। Selection of resistant varieties due to excessive use of the herbicide and pesticide, मतलब ओवर यूज की वजह से वो अब रेजिस्टेंट हो गए हैं। ये किसका एग्जांपल है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का। तो इसके लिए मैच द कॉलम में मैचिंग हो जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये आपके थे रीसेंट ईयर के, लास्ट 5 इयर्स के या 5-6 पेपर्स के क्वेश्चंस जो इवोल्यूशन से पूछे जाते हैं। एंड यहां आप देखोगे कि ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा टॉपिक ही कवर कर लिया और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब हर साल आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं या एक ही क्वेश्चन में वो सारे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि इवोल्यूशन अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड भी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जैसे कि क्लिनिकल कैपेसिटी है, जैसे कि कुछ ये पैटर्न्स है, इन्हें ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आप स्कोर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अवॉइड मत करिएगा, इस चैप्टर को कि हम लास्ट मोमेंट पर नहीं देख के जाए। एंड अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी में वो बड़े बड़े ग्राफ दिए हुए हैं प्लांट्स के ओरिजिन के, इवोल्यूशन के और डायनासोर्स के, उन पे लास्ट मोमेंट पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि इवोल्यूशन के पैटर्न हो गए,
ह्यूमन इवोल्यूशन के डेटाज हो गए, हॉर्स के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें एक बार, और एग्जांपल्स देख लें इनके कि क्या क्या और पॉसिबल एग्जांपल्स हैं। एंड एक टॉपिक मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो रिकमेंड ये करूंगा कि आप एक बार म्यूटेशन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि नेचुरल सिलेक्शन के क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, कि फाइनली स्पीसीज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो मोर ओवर आपके जितने भी क्वेश्चन आने हैं डेफिनेटली इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली ओरिजिन इवोल्यूशन को रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।